ओके बेटा, क्लास स्टार्ट करते हैं। अपने कैमरास ऑन करने बेटा सारे। अर्शद, वानिया, रफ़ी, कैमरास ऑन करने। ओके। अब बेटा क्लास में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, जो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होती हैं। उसमें जो फर्स्ट हमारा आज का टॉपिक है, वो है, इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। नाम सुना होगा आपने पहले भी, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। ठीक है। नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि यू आर यूजिंग एन इफ स्टेटमेंट अंडर अनदर इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हो पहले, इफ एक आपकी कंडीशन पूरी हुई, उसके बाद आके आप कुछ और चेक करना चाह रहे हो, फर्दर चेक करना चाह रहे हो। ठीक है। दैट इज नोन एज अ नेस्टेड इफ स्टेट। अब इसका सिंटेक्स कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। वही क्वेश्चन जो हमने पहले किया था, जिसमें हमने नंबर चेक करना था कि नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पुट a number, check if it check if it is positive, negative और जीरो। ठीक है। वेरी बेसिक क्वेश्चन है बेटा, फिर से हम इसमें ट्राई कर लेते हैं नेस्टेड इफ कैसे चलेगी। ठीक है, तो हम यू एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं नाम एज एन इंटीजर। यूजर से इसकी वैल्यू इनपुट कराते हैं, इंटर नंबर। ठीक है, और इनपुट करा लेते हैं अपना नाम। नाउ बेटा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वी हैव टू चेक इफ इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सबसे पहले हम पॉजिटिव चेक कर लेते हैं। इफ नम इज ग्रेटर देन जीरो, देन आउटपुट पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज तुम्हारी बिल्कुल क्लियर होगी। अब एल्स में इसके वी हैव टू चेक फॉर अदर थिंग्स। अब इसके एल्स के बाद हमारे पास दो सिचुएशंस बचती हैं। एक तो हम एल्स इफ लगा रहे थे ना, लेकिन हम एल्स से हम नेस्टेड इफ से करना चाह रहे हैं। तो एल्स के बाद यू हैव टू मोर सिचुएशंस लेफ्ट। दैट इज नंबर वन, इट कैन आइदर बी अ नेगेटिव नंबर और इट कैन बी जीरो। ठीक है। तो आपने बस अब एक इफ और लगानी है, कंसिडरिंग वो नेगेटिव है या फिर जीरो है। तो इसका बेस्ट तरीका यह है कि इस बाकी चीज को आप हाइड कर दें, ऊपर कुछ रख दें, कुछ कर दें, हाइड कर दें। ठीक है। तो एल्स इफ नंबर इज लेस देन जीरो, देन आउटपुट नेगेटिव। और अब एक सिचुएशन बची है, तो वो इसके एल्स में आ सकती है। एल्स आउटपुट जीरो, एंड इफ एंड। अब ये यहाँ पे इफ क्या देखोगे, तो एक इफ ये भी लगी थी और ये एक इफ तो यहाँ पे एंड होगी। एक और इफ भी आपने एंड करनी है, ये वाली इफ आपने एंड, तो ये इसके एंड के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो इंडेंटेशन देख लो बेटा। ये वाली इफ इसके साथ इंडेंट खत्म हो रहा है। ठीक है। इस वाले इफ का इंडेंट आपका इधर एंड के साथ। ठीक है, तो दिस इज ए नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, जिसमें आप इफ के अंदर एक और इफ लगाते हो। ठीक है, एक इफ है, इसके अंदर आपने एक और इफ लगा दी। इसको हम नेस्टेड इफ कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये सिंटेक्स फॉलो करना है। बेस्ट तरीका इसका यही है बेटा कि आपने पहली इफ लगा दी, उसके ऊपर बाकी को आप हाइड करके नई इफ समझो करे, वरना आपका आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने कौन सी इफ किधर खत्म करनी थी। बेस्ट यही है कि आपने उसके बाकी को हाइड कर देना ऊपर से, और बाकी आपने जो फर्दर काम रह जाते हैं वो आपने कर देना है। ठीक है। दिस इज हाउ बेटा यूज ए नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। काफी दफा यूज होती है, अभी हम आगे जाके जब मेन क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी हम इसको यूज करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर? सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? कैमराज ऑन रखें बेटे सारे प्लीज। अब आते हैं बेटा, यू कैन कंबाइन मल्टीपल इफ स्टेट मल्टीपल कंडीशंस इन वन सिंगल इफ स्टेटमेंट इज वेल। जिसमें खास तौर पे आप रेंज करते हो। ठीक है। हाउ टू चेक इफ अ नंबर इज विद इन अ रेंज। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन है, एंटर अ नंबर एंड मेक श्योर इट इज बिटवीन 10 एंड 20। और इसके बाद मैं एक वर्ड यूज करूंगा, इंक्लूसिव का। इंक्लूसिव का मतलब होता है 10 and 20 आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस रेंज। अगर इंक्लूसिव ना लिखा हो तो उसका मतलब होता है 10 और 20 आर नॉट पार्ट ऑफ दिस रेंज। ठीक है। बिटवीन का मतलब होता है इनके अंदर अंदर। इंक्लूसिव लिख दूं अगर मैं,
तो उसका मतलब है 10 और 20 भी इंक्लूडेड है इस रेंज के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत आप केयरफुली देख इस चीज़ को देखना, क्योंकि बिल्कुल स्टूडेंट्स को ध्यान नहीं देते इस बात पे। 10 20 लिखा तो 10 और 20 भी होगा। इंक्लूसिव लिखा है तो है 10 और 20, इंक्लूसिव नहीं लिखा तो 10 और 20 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो हम एक इनपुट करा रहे हैं, मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा अब नंबर्स, वो हमें आगे डिक्लेरेशन सारी करना, मैं सिर्फ डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ। हम इनपुट कराते हैं एक नंबर, इफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ठीक है, 10 से लेके 20 तक होना चाहिए, तो हम यहाँ पे एक अपना लॉजिकल ऑपरेटर यूज करें, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, एंड नंबर इज लेस देन इक्वल टू 20, देन आपने आउटपुट करना है इन रेंज, एल्स आपने आउटपुट करना है आउट ऑफ रेंज। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है बेटा आपके पास। ठीक है, ये आपने एक रेंज को जब चेक करना होता है तो बीच में आप एक एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, ताकि आपने बताना हो विद इन रेंज। अगर ये आउट ऑफ रेंज बताना होता है तो हमेशा और आता है। ये इन रेंज है ना, 10 से लेके 20 इज विद इन रेंज। अगर आपने आउट ऑफ रेंज बताना हो तो इट विल आइदर बी लेस देन 10 और इट विल बी ग्रेटर देन 20। आउट ऑफ रेंज हमेशा और के साथ रिप्रेजेंट करती है, बिकॉज नंबर आपका या तो इस वाली साइड से आउट ऑफ रेंज होगा या इस वाली साइड से आउट ऑफ रेंज होगा, या ठीक है, या का मतलब है वी हैव टू यूज एन और स्टेटमेंट। ठीक है, इन रेंज बताना है तो हमेशा एंड होगा, इट शुड बी ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन दिस। ठीक है, वेयर इन अदर केस अगर आपने आउट ऑफ रेंज बताना है तो नंबर इज आइदर लेस देन दिस और नंबर इज आइदर ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू जो उस रेंज की है। ठीक है, सारी क्लियर हो रही बात बेटा। एंड और की मिस्टेक नहीं करनी, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। खासतौर पर जाकर पेपर में आते हैं ना एरर चेकिंग क्वेश्चंस, उनमें ही एंड और के बड़े हमने इधर उधर किए होते हैं। ठीक है, चीज़ें आपने देखनी होती हैं, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपने वहाँ पे कंसिडर करनी है जब उसको आप कर रहे होंगे क्वेश्चन को। डन बेटा, क्लियर। इसका एक क्वेश्चन था, मैं आपको करा दूँ। मैंने स्कूल में वो मॉक में भी दिया था आपको। ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको कराता हूँ। करवा कर मैं कर दूँ। पहले मेरा नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। आज का ही नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं द थर्ड कंस्ट्रक्ट, इसको हम कहते हैं आइटरेशन। ठीक है, आइटरेशन का दूसरा नाम लूप्स होता है, लेकिन इसका जो प्रॉपर टर्म है दैट इज आइटरेशन। ठीक है, द प्रॉपर टर्म दैट यू यूज फॉर दिस इज आइटरेशन, लेकिन हम इसको ज्यादातर लूप से इसको बोलते हैं। ठीक है, सो यूज क्यों करनी है? यूज्ड व्हेन वी वांट टू रिपीट अ सेक्शन ऑफ कोड, पार्ट ऑफ कोड। किसी एक पार्ट, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कोड को आपने बार बार रिपीट करवाना है, वो वाले एक्शंस आपने बार बार रिपीट कराने हैं, तो इंस्टेड के वो स्टेटमेंट्स बार बार लिखो, यू कैन पुट इट इन अ लूप, और उसको आप बार बार यूज कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। ठीक है, इसकी दो कैटेगरीज हैं हमारे पास, एक है काउंट कंट्रोल और दूसरी है हमारे पास कंडीशन कंट्रोल्ड। ठीक है, काउंट कंट्रोल्ड और कंडीशन कंट्रोल्ड, दो कैटेगरीज होती है हमारे पास आइटरेशंस की। काउंट कंट्रोल की पहले बात करते हैं। काउंट कंट्रोल का मतलब है इट रन्स अ
फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, और इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो द नंबर ऑफ आइटरेशंस आर नोन इन एडवांस। आपको पहले से पता होता है कि कितनी दफा आपने इस चीज को रिपीट करना है। ठीक है। वेयर एज इन केस ऑफ कंडीशन जब हम बात करेंगे तो वो आपको नहीं पता कितनी दफा रिपीट होगा, बट यू डू नो अ स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ पे आके आप उसको रोक सकते हो। ठीक है, वो कंडीशन होती है। इस केस में आपने कह दिया, आपने अगर वो 10 टाइम्स कोई काम करना है तो आपको पता है आपने 10 टाइम्स ही करना है, तो यू आर गोइंग टू यूजिंग काउंट कंट्रोल्ड। काउंट आप उसको पहले से कंट्रोल करके रख रहे हो कितनी दफा रिपीट करना है इस बात को। ठीक है। अब पेपर में कभी वो ये नहीं बताएगा काउंट यूज करो या वो यूज करो। आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि मैंने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लूप यूज होगी। ठीक है। सो वी हैव काउंट कंट्रोल लूप एंड कंडीशनल लूप। काउंट कंट्रोल runs a fixed number of times और the number of iterations are known in advance। और इसका जो नाम है बेटा दैट इज फॉर टू नेक्स्ट। ठीक है, लूप का नाम है हमारे पास फॉर लूप इन सिंपल वर्ड्स, लेकिन अगर आप फुल फॉर्म लिखो इसकी तो फॉर टू और नेक्स्ट लूप है। ठीक है, तो जब आपको पता होती है कितनी दफा आपने कोई चीज रिपीट करनी है तो यू हैव टू यूज अ काउंट कंट्रोल लूप। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखता हूँ, एंटर 10 numbers, आउटपुट दी पॉजिटिव। 10 नंबर्स एंटर करने हैं, उनमें से सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आपने आउटपुट करने हैं। ठीक है। यहां से हमारे पास कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसको देख के हम ये बता सकते हैं कि वी हैव टू यूज अ काउंट कंट्रोल लूप। वो पॉइंट क्या है? दिस, एंटर 10 नंबर्स। ठीक है, उसने बता दिए 10 ही करने हैं। एक तो तरीका ये है कि मैं इनपुट नम बहुत सारे 10 दफा लिख लूं। 10 के लिए चलो फिर एक हो जाएगा कुछ ना कुछ, अगर ये 100 होए 1000 होए कुछ होए तब ये चीज नहीं होगी। ठीक है, तो उस केस में हमें ये नहीं कर सकते हम। ठीक है। सो एंटर 10 नंबर्स एंड आउटपुट दी पॉजिटिव नंबर्स। आउटपुट दी पॉजिटिव नंबर्स हमें किस चीज की इंडिकेशन दे रहा है कि हमने कोई कंडीशन अप्लाई करनी है इसके ऊपर। वी डोंट हैव टू आउटपुट एवरी नंबर। हर नंबर को हमने आउटपुट नहीं करते ना बेटा, वी ओनली हैव टू आउटपुट द पॉजिटिव नंबर्स। तो मतलब है यहाँ पे हमें एक इफ कंडीशन चाहिए होगी। ठीक है। दूसरी केस भी होती है, केस भी मैं आपको यूज करना बताता हूँ। इफ के साथ एक केस स्टेटमेंट भी आती है, वो भी हम कहीं क्वेश्चन आएगा बीच में आपको करा देता हूँ। ठीक है। सो एंटर 10 नंबर्स एंड आउटपुट द पॉजिटिव नंबर्स ओनली। 10 नंबर्स हमें लूप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एंड आउटपुट द पॉजिटिव नंबर्स ओनली हमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वी हैव टू यूज एन इफ स्टेटमेंट। ठीक है। अब फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है? आप फॉर का वर्ड यूज करते हो, इसके बाद आप एक वेरिएबल डालते हो। वेरिएबल आपने एक डालना है। ठीक है, कुछ भी, काउंट एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है। मैं जो इधर इसको काउंट रखता होता हूँ या काउंटर रखता होता हूँ। ठीक है, आप एक्स भी रख सकते हो, वाई भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। डिपेंड्स कि आपने क्वेश्चन में किस तरह यूज करना है उसको। फॉर काउंटर इज इक्वल टू, आप इसको एक रेंज स्पेसिफाई करते हो। अगर आपने 10 दफा कोई चीज रिपीट करानी है तो आप 1 to 10 लिखोगे। We want something to be repeated 10 times, 1 to 10. Something to be repeated 20 times, 1 to 20. Something to be repeated 40 times, 1 to 40। Although इसकी वेरिएशंस भी हैं आगे थोड़ी सी, लेकिन फिलहाल हम बिल्कुल बेसिक पे चल रहे हैं, तो आपने इसको इस तरह ही। ठीक है। अब आपने वो काम करना है जो आप एक नंबर के लिए करते हो। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक नंबर के लिए नंबर एक नंबर इनपुट कराना हो तो हम कैसे कराते हैं? एंटर ए नंबर। ठीक है, इनपुट करा लेते हैं नम, और हमें चेक करना है वो पॉजिटिव है या नहीं, तो सिंपल इफ स्टेटमेंट। इफ नम इज ग्रेटर देन 0 देन आउटपुट पॉजिटिव। ठीक है, आउटपुट पॉजिटिव या आउटपुट दैट नंबर, सॉरी, आउटपुट हमने उस नंबर को करना है। इसका एंड अब अगर मैं एक लूप हटा दूं तो ये अगर कोड देखो, दिस इज जस्ट अ सिंपल कोड। एक नंबर एंटर करता है, और अगर वो नंबर जो है आपका ग्रेटर देन 0 हुआ तो उस नंबर को आउटपुट भी करता है। यही है ना बेटा, सिंपल सा कोड है। एक नंबर एंटर करो एंड चेक इफ इट इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इफ इट इज पॉजिटिव। अगर है तो उस नंबर को स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दो। ये एक नंबर के लिए हमने किया। यही काम अगर हमने 10 नंबर्स के लिए रिपीट करना है तो पुट इट इन अ लूप। इसको आप एक लूप में डाल दो। तो लूप की जो आखिरी कंडीशन होती है, आखिरी स्टेटमेंट होती है, दैट इज नेक्स्ट।
नेक्स्ट के आगे जो वेरिएबल आपने यहाँ पे यूज किया होता है वो ही लिखना होता है, ठीक है। एग्जैक्टली वही वेरिएबल आप यहाँ पे लिखते हो। सो दिस इज द स्टार्ट ऑफ द लूप, ठीक है। ये हमारे पास स्टार्टिंग ऑफ द लूप है, ठीक है। और ये लाइन जो है हमारे पास, दिस इज द एंडिंग ऑफ द लूप। ये काम आप एक के लिए जो करते हो वही आपने 10 के लिए करना है यहाँ पे। कोई मुश्किल तो नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर। अब इसके अंदर देखो, इफ स्टेटमेंट भी इन्वॉल्व है, सिलेक्शन स्टेटमेंट भी इन्वॉल्व है, और लूप भी इन्वॉल्व है। एंटर 10 नंबर्स बोला था, मतलब यूजर से इनपुट कराने हैं 10 नंबर्स। तो आप एक के लिए कोड लिख लो, एक वाला कोड लिख लो और उसको लूप में डाल दो, तो वो 10 टाइम्स रिपीट होना शुरू हो जाएगा। नो प्रॉब्लम बेटा। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। यहाँ पे मतलब दो ऑपरेटर्स यूज करते हैं बेटा। हमारे हमने एक पढ़े थे ऑपरेटर्स, मॉड एंड डिव, ठीक है। मॉड एंड डिव ऑपरेटर्स को हम जरा यहाँ पे अब डिस्कस कर लेते हैं। अब ये क्या चीज है, तीन चीजें होती हैं बेटा हमारे पास। एक होती है नॉर्मल डिवीजन, जो आप स्लैश से करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 5/2, ये नॉर्मल एक डिवीजन है। एक और डिवीजन होती है जिसको मॉड्यूलर डिवीजन कहते हैं, 5 mod 2 लिखते हैं हम उसकी जगह। फिर एक और डिवीजन होती है जिसमें इंटीजर डिवीजन कहते हैं, जिसको इसमें हम लिखते हैं 5/2। तीनों ही डिवाइड करते हैं, तीनों में डिवीजन ही होती है, लेकिन तीनों का आंसर इज गोइंग टू बी डिफरेंट। 5/2 जो नॉर्मल डिवीजन है, जो नॉर्मल मैथ्स की डिवीजन है, 5/2 is 5 and the answer is 2.5। सो ये आपका बेटा इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। ये तो आती है मैथ्स की डिवीजन सबको। फिर आते हैं बेटा 5 mod 2 पे। मॉड 2 में आप डेसिमल पॉइंट नहीं लेके आ सकते इन डिवीजन, डेसिमल से पहले पहले आपने डिवीजन अपनी रोक देनी है। 5 mod 2 कर रहा हूं, तो 2 into 2 is 4, रिमाइंडर इज 1। अब क्योंकि ये फर्दर डिवाइड नहीं होता, तो ये जो 1 है, दिस इज योर आंसर। तो हमें क्या पता लगा कि 5 mod 2 रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। रिमाइंडर हमें रिटर्न करा देता है 5 mod 2, ठीक है। सो 5 mod 2 रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। आप पॉइंट्स में लेके जाओगे तब तो जीरो ही आएगा हमेशा ना, ठीक है। तो आपने वो नहीं करना, यू हैव टू रिटर्न द, इफ यू हैव टू रिटर्न द रिमाइंडर यू हैव टू यूज मॉड। डिव की डिवीजन एग्जैक्टली सेम है। डिव की 2 into 2 is 4, इसका आंसर रिमाइंडर बना है। बट इस केस में आप इंटीजर कोशेंट जो बनता है ना आपका, वो रिटर्न कर, देखो तीनों का आंसर डिफरेंट है। इसका 2.5 आ रहा था, इसका 1 आ रहा था, और इसका 2 आ रहा है आंसर। तीनों का आंसर डिफरेंट आता है, ठीक है। सो डिव आपको इंटीजर वैल्यू फ्रॉम द कोशेंट रिटर्न करता है, मॉड आपको डिवीजन के बाद रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है। और 5 जो नॉर्मल डिवीजन है, वो तो मैथ्स की नॉर्मल डिवीजन जो पॉइंट्स में भी आंसर आता है, कंप्लीट क्वोशिएंट ही करता है लेकिन विद डेसिमल पॉइंट। दिस इज क्वोशिएंट बट विदाउट द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू आपके ट्रंकेट कर देता है, उड़ा देता है वहां से। वेयर मॉड इंटीजर डिवीजन ही करता है लेकिन रिमाइंडर रिटर्न करता है। क्लियर बेटा सबको, तीनों का डिफरेंस मॉड एंड डिव का। ओके, अब क्यों यूज होता है बेटा। यूज ऑफ मॉड में आपको बताया तो, यूज ऑफ मॉड क्या होता है। सबसे बड़ा यूज होता है बेटा इवन और ऑड चेक करना, ठीक है। ये एग्जाम्पल यूज है मॉड का, इवन या ऑड चेक करना, या चेक करना कि एक नंबर दूसरे से कंप्लीटली डिवाइड होता है कि नहीं, ठीक है। हमारी बात से बस दो यूज है बेटा इसके। इवन और ऑड बहुत ज्यादा कॉमन यूज है, लेकिन उसके अलावा भी यूज है आपने चेक करना कि एक नंबर दूसरे से कंप्लीटली डिवाइड होता है या नहीं। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन्स वो दूसरे से कंप्लीटली डिवाइड होता है, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू करके बताता हूं। एंटर अ नंबर एंड चेक इफ इट इज इवन और ऑड। अ नंबर का मतलब है नो लूप रिक्वायर्ड। अ का क्या मतलब होता है, 1। तो एक ही नंबर है तो कुछ रिपीट तो हो नहीं रहा, दैट मीन्स नो लूप रिक्वायर्ड। 0 का मतलब है नो लूप रिक्वायर्ड, 1 का क्या मतलब होता है 1, तो एक ही नंबर है तो कुछ रिपीट तो हो नहीं रहा, दैट मीन्स नो लूप रिक्वायर्ड। 2 का क्या मतलब होता है 1,
चेक इफ इट इज इवन और ऑड। यहां से हमें पता लगा हमें एक सिलेक्शन स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी। चेक इफ इट इज इवन और ऑड, इफ स्टेटमेंट हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। सो हम यूजर से इनपुट कराते हैं नंबर। अब इससे पहले वाले स्टेप्स अब मैं नहीं लिख रहा बेटा। डिक्लेयर नम एज इंटीजर और आउटपुट एंटर ए नंबर, वो इससे पहले आएगा ही आएगा, बट क्योंकि हम उस पर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते, हम आगे जा रहे हैं। हम डायरेक्टली इफ स्टेटमेंट पे आते हैं। अगर हमारा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो गया तो वो इवन होता है। पता है ना, इवन नंबर्स आर दोज विच आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे? अगर नंबर मॉड 2 करें और हमारा आंसर इक्वल टू 0 आ जाए, नंबर को 2 से डिवाइड करें और हमारा आंसर 0 हो। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इफ नम मॉड 2 देन इवन। नम मॉड 2 क्या बेटा? नम मॉड 2 तो कुछ आंसर देगा हमें, उस आंसर को आपने कंपेयर करना है विद सम वैल्यू। नम मॉड 2, नम मॉड 2 का मतलब है जो भी नंबर आप इनपुट करोगे उसको 2 से डिवाइड करेगा और आपको एक आंसर रिटर्न करेगा। इफ दैट आंसर इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन हम उसको आउटपुट कर देंगे दैट दिस इज इवन। ठीक है, एल्स हम आउटपुट कर देंगे दैट इट इज ऑड, और आखिर में एंड इफ। ठीक है बेटा, ये हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन है दैट चेक्स इफ अ नंबर इज इवन और ऑड। अगर नंबर मॉड 2 इक्वल टू 0 आए तो इट इज इवन, अगर 1 आए तो इट इज ऑड। 2 से डिवाइड जब भी करोगे तो आंसर रिमाइंडर में आपके पास या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो अगर 0 आ रहा है तो इट इज इवन, नहीं तो नंबर इज ऑड। क्लियर हो रही बात बेटा किस तरह यूज करना है? कॉमन मिस्टेक ये होता है इफ नम मॉड 2 लिखाते हैं बच्चे, बस इफ नम मॉड 2 की वैल्यू आएगी कोई, उसको कंपेयर करोगे आप 0 के साथ। अगर इट इज इक्वल टू 0 देन इट इज इवन। ठीक है, बिकॉज इसी तरह से डिवीजन होती है। नम डिवाइडेड बाय 2 लिख रहे हो तो उसको क्या करोगे? इफ नम डिवाइड बाय 2 का कोई आंसर आता है ना, उसके साथ आप चेक करते हो। तो यहाँ पे भी आप नम मॉड 2 को चेक करते हो, अगर वो इक्वल टू 0 आ रहा है तो इट इज इवन, एल्स इट इज ऑड। क्या बेटा, हाउ टू चेक फॉर इवन एंड ऑड नंबर्स? ओके, अगर इस क्वेश्चन में चेंज कर दूं, एंटर 5 numbers and check if each number is even or odd। अब क्या करना है बेटा आपने? इसी प्रोग्राम के अंदर क्या चेंज आएगी? कौन बताएगा बेटा मुझे? इसी प्रोग्राम के अंदर, सेम प्रोग्राम के अंदर एक छोटी सी चेंज आ जाएगी एंड यू कैन हैव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई हाथ रेस करके बता दे बेटा मुझे, इसी प्रोग्राम के अंदर क्या चेंज करूं तो वही काम जो हमें कहा है इसने वो हमारे पास हो जाएगा। जी इब्राहिम। सर वो फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। सेम कोड है, यस। एग्जैक्ट कोड है। ठीक है, ये, बट पुट इट इन अ फॉर लूप। फॉर काउंटर इक्वल्स टू 1 to 5। अब ये सारा कुछ इसके इंडेंट में जाएगा, इसका इंडेंट नहीं मिस करना है, इसको थोड़ा सा आगे करना है। ठीक है, फॉर लूप के इंडेंट में चला जाएगा ये। और फाइनली आप नेक्स्ट काउंटर करोगे तो सारा वही कोड है, एग्जैक्टली वही कोड है। डिक्लेयर शेयर ऊपर कर देना वो आप। ठीक है, डिक्लेयर लूप से बाहर होता है, याद रखना। डिक्लेयर लूप के अंदर ना करना, वरना बार बार डिक्लेयर करता रहेगा उसको। डिक्लेयर विल बी डन बिफोर स्टार्टिंग द लूप। डिक्लेयर नम एज इंटीजर, उसके बाद आप लूप में आके इस नम के अंदर बार बार वैल्यू, ये 5 times नंबर इनपुट करेगा और आपको चेक करके बताएगा वो इवन है या ऑड है। क्लियर है बात सबको बेटा 100%? ये कोड बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, अब मेरे से नंबर मांगेगा और इवन ऑड बताता जाएगा। मैंने पहले 3 एंटर किया,
तो आउटपुट में देखो ऑड आ रहा है। 5 दफा मांगेगा मेरे से ये। 1 एंटर किया, ऑड आ रहा है। 2 एंटर किया, इवन आ रहा है। 4 एंटर किया, इवन आ रहा है। एक नंबर और मांगेगा मेरे से ये। फॉर एग्जाम्पल मैं 9 एंटर कर देता हूँ, तो मेरे पास ऑड आ रहा है। अब मेरे से फर्दर ये नंबर नहीं मांग रहा, बिकॉज मैंने काउंटर 5 तक चलाया था। इस कोड को उसने मेरे से 5 टाइम्स चलवाया, और मेरे पास जो जो नंबर मैं एंटर करता जा रहा हूँ उसके लिहाज से मुझे वो आउटपुट देता गया। 3 एंटर किया तो ऑड था, 1 एंटर किया तो वो भी ऑड था, 2 एंटर किया तो इवन, 4 भी इवन, एंड 9 इज ऑड। अंडरस्टूड बेटा? सबको क्लियर होगी बात? इवन ऑड कैसे चेक करना है? ओके। अब चलते हैं बेटा आगे थोड़े से क्वेश्चन की तरफ। ये हमने आपको, मैंने ऑपरेटर्स भी करा दिए, स्टेटमेंट भी और लूप भी मैंने आपको करा दिया। हमारे पास दो टॉपिक्स आते हैं बेटा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा यूज होने वाले। उसको टोटलिंग एंड काउंटिंग कहते हैं। ये ए लेवल तक जाओगे आप इसको यूज करते रहोगे। दैट इज टोटलिंग एंड काउंटिंग। ये बताइए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों उसको इस तरह समझ नहीं सकते। टोटल का मतलब है सम करना सबका। टोटल क्या होता है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज। ठीक है। काउंट क्या होता है? हाउ मेनी वैल्यूज एग्जिस्ट। ठीक है। कितनी वैल्यूज हैं वो काउंट है। और टोटल क्या है? सम ऑफ ऑल दोज वैल्यूज। ठीक है। तो ये दो चीजें हैं बेटा जो हमें आनी चाहिए। टोटलिंग की पहले बात करते हैं। टोटलिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं बेटा जो आपको करने पड़ते हैं। स्टेप नंबर 1, यू हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल स्टोर दी टोटल। आपने पैसे जमा करने हैं, तो आपने जाके बैंक अकाउंट में अपना एक अकाउंट, बैंक में अपना एक अकाउंट बना लिया। तो बैंक अकाउंट जो है वही आपका यहाँ पे वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ठीक है। वो जो वेरिएबल है दैट इज योर बैंक अकाउंट। वो आपको क्रिएट करोगे। बैंक अकाउंट जब क्रिएट करते हो तो पहले से उसके अंदर कितने पैसे होते हैं? जीरो। तो आपने इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज का मतलब होता है सेट दिस वेरिएबल टू द वैल्यू जीरो। शुरू में ही आपने इसको जीरो साइन कर देना। इसका कुछ रीजन होता है, वरना आपके पास एक एरर आ जाता है प्रोग्राम के अंदर, लॉजिकल सा एरर आता है, जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम सही रन नहीं हो सकता। ठीक है। सो यू हैव टू इनिशियलाइज और सेट दिस वेरिएबल टू द वैल्यू जीरो। सो यू डिक्लेयर अ वेरिएबल फर्स्ट, देन यू assign it the value equals to 0. Then start the loop. लूप स्टार्ट करोगे जितनी वैल्यूज का आपने सम फाइंड आउट करना है। जितनी वैल्यूज का करना है, 10 का है तो 10 का लूप चलेगा, 30 का है तो 30 का लूप चलेगा। और कंडीशनल भी हो सकता है कि जहां तक आपने उसको करना है। ठीक है। सो यू हैव टू स्टार्ट द लूप। इसकी लूप की जो आइट्रेशन हैं दैट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। देन यू इनपुट अ वैल्यू फ्रॉम द यूजर। ठीक है। यूजर से इनपुट भी हो सकती है, या आप किसी एरे, अभी हमने पढ़ी नहीं है तो हम एरे से भी वैल्यू उठा सकते हैं। वो जब हम आगे पढ़ेंगे, तो फिलहाल तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। add this value in add this value in the variable storing the total। जो वैल्यू यूजर ने एंटर की है ये आपने फर्दर ऐड कर देनी है इन द वेरिएबल जो टोटल आपने बनाया था उसके अंदर, और आप ऐड करते जाओगे। ठीक है। लूप को क्लोज करोगे। ठीक है। जो नेक्स्ट टेक्स्ट होता है ना दैट इज क्लोजिंग द लूप। ठीक है। नेक्स्ट टेक्स्ट जो लिखा होता है वो लूप क्लोज हो रहा होता है, जो फॉर का वर्ड लिखा होता है लूप स्टार्ट हो रहा होता है। और आउटसाइड द लूप, ठीक है, यू हैव टू आउटपुट द टोटल। लूप से बाहर आके आपने बेटा अपना आउटपुट कर देना है टोटल, या जो भी करना है, एवरेज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए भी हमारे पास टोटलिंग इन्वॉल्व होती है, एवरेज के लिए भी। क्लियर बेटा? अब इन स्टेप्स को हम जरा सूडो कोड में कन्वर्ट करते हैं। ना कितने मजे से हो जाएंगे। डिक्लेयर करते हैं। स्टेप 1 की बात करूं, डिक्लेयर अ वेरिएबल टू स्टोर द टोटल। तो हमने वेरिएबल का नाम टोटल भी रख सकते हैं, सम भी रख सकते हैं। मैंने टोटल रख दिया। एज इंटीजर्स का कह रहा हूं तो मैं इंटीजर रखूंगा, अगर मैं रियल का कह रहा हूं सम तो मैं रियल रखूंगा। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है? इनिशियलाइज दिस वेरिएबल टू जीरो। दैट मीन इसको शुरू में आपने जीरो असाइन कर देना है। टोटल इज इक्वल टू जीरो कर दिया। दो स्टेप्स तो हो गए बेटा हमारे पास, ये वाले स्टेप्स हमारे कवर हो गए। अगले स्टेप पे जाते हैं, स्टार्ट द लूप। फॉर एग्जांपल हम 10 नंबर्स एंटर कर रहे थे। 10 नंबर्स एंटर कर रहे थे हम फॉर एक्स या फॉर काउंटर
इक्वल्स टू 1 to 10 रखेंगे। एक और स्टेप हो गया हमारे पास, हमने लूप स्टार्ट कर दिया। इनपुट अ वैल्यू फ्रॉम द यूजर। यूजर से कहते हैं एक वैल्यू एंटर करे, एंटर ए नंबर, और उससे इनपुट करा लेते हैं वो नंबर। यूजर ने वैल्यू इनपुट भी कर दी, ये काम भी हमारा डन हो गया। ऐड दिस वैल्यू इन द वेरिएबल स्टोरिंग द टोटल। दैट मीन्स टोटल के अंदर ये वैल्यू डाल देनी है। सबसे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट जो स्टूडेंट्स को लगती है, क्यों बेटा हम ये कार्य होते हैं, देखो टोटल इज इक्वल टू क्या बनेगा, जो ऑलरेडी टोटल में पड़ा हुआ है वो भी हमें चाहिए, प्लस जो अभी आपने एक नई वैल्यू एंटर की वो भी हमें चाहिए। दोनों वैल्यूज चाहिए होती हैं, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनती है, टोटल इज इक्वल टू ऑलरेडी जो टोटल में पड़ा हुआ है वो, प्लस आपने जो भी वैल्यू एंटर की नाम, वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी 10,000 रुपए पड़े हुए, एंड यू एंटर 5,000 मोर, तो 10,000 प्लस 5,000 15,000 अब आपका नया टोटल बन जाएगा। सो टोटल इज इक्वल टू ऑलरेडी जो वैल्यू पड़ी थी प्लस नए आने वाली वैल्यू, इन दोनों को आपस में ऐड करो और टोटल के अंदर जाके आप उसको वापस स्टोर कर दो, तो दिस बिकम्स योर न्यू टोटल। अब हम करेंगे क्लोज द लूप, ये भी हमने कर लिया, और अब हम करेंगे क्लोज द लूप। लूप कैसे क्लोज होता है, नेक्स्ट काउंटर से। अब ये नेक्स्ट चलेगा, दोबारा एक और नंबर एंटर करेगा, वो भी टोटल में डालेगा। ये 10 टाइम्स ये वाले सारे स्टेप्स रिपीट होंगे, ये वाले सारे स्टेप्स आर गोइंग टू बी रिपीटेड 10 टाइम्स। एंड आउटसाइड द लूप यू हैव टू आउटपुट द टोटल। लूप से बाहर आते हैं और यहाँ पे हम आउटपुट कर देते हैं अपना टोटल। आप साथ मैसेज भी दिखा सकते हो, टोटल इज टोटल, ठीक है। सो दिस इज हाउ बेटा टोटलिंग इज डन। किसी भी चीज की एरेज की टोटलिंग हम आगे करेंगे या वैसे इनपुट की टोटलिंग है। दिस इज हाउ यू टोटल द वैल्यूज। अगर फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन हो, 10 वैल्यूज हैं, 30 वैल्यूज हैं, 40 वैल्यूज हैं, अगर वो कहता है कि एंटर करो जब तक ये नहीं हो जाता, तब तक हमारा फॉर लूप नहीं है, तो फिर हम कंडीशनल लूप जो पढ़ेंगे उसके अंदर हम उसको यूज करेंगे। क्लियर बात सबको बेटा? सबको क्लियर है बेटा कि नहीं, मुझे आंसर चाहिए। ओके, अब यू कैन हैव अ कंडीशनल टोटल एज वेल। कंडीशनल टोटल भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, एंटर 10 numbers एंड टोटल दी इवन नंबर्स ओनली। ठीक है, 10 नंबर्स एंटर करने हैं, उसी तरह फॉर लूप लगेगा, बट यू ओनली हैव टू फाइंड द टोटल ऑफ इवन नंबर्स। यू हैव टू स्किप द नंबर्स दैट आर ऑड, ओनली द इवन नंबर्स आर टू बी एडेड इन द टोटल का वेरिएबल। ठीक है बेटा, 2-3 मिनट्स दे रहा हूँ मैं आपको, उसको करो, फिर मैं आपको ये कराता हूँ।
माने बेटा आपने मॉड एज अ फंक्शन यूज किया है, लेकिन गलत यूज किया है। इफ मॉड ऑफ नंबर कोमा 2 इक्वल्स टू 0 लिखे ना। फंक्शन अभी हमने पढ़े नहीं, इसलिए मैं फंक्शन के थ्रू नहीं करा रहा था। ओके बेटा, सो वी डिक्लेयर अ वेरिएबल नम एज इंटीजर। ठीक है। नाम नहीं, सॉरी, नाम भी करेंगे और टोटल भी करेंगे वैसे। मैं सिर्फ टोटल कह रहा हूँ, नाम भी डिक्लेयर होगा बिकॉज हम उसके नाम के अंदर वैल्यू डालते हैं। हमारा इंटीजर होगा डिक्लेयर। वैसे टोटल इज गोइंग टू इनिशियलाइज विद 0। लूप लगाएंगे एज वी हैव टू एंटर, काउंटर ही नाम रख लेता हूँ, और काउंटर इज इक्वल टू 1 to 10। उसी तरह यूजर से हम एक नंबर एंटर करवाएंगे, एंटर नंबर। ठीक है। इनपुट हो गया हमारा नंबर। नाउ वी हैव टू चेक फर्स्ट, टोटल में हम डायरेक्टली नहीं डाल सकते बिकॉज टोटल में सिर्फ तभी जाएगा इफ इट इज एन इवन नंबर। इफ द नंबर इज इवन, दैट मीन्स इफ नम mod 2 equals to 0, if the number is even, इस लाइन का मतलब होता है द नंबर इज एन इवन नंबर, देन हम उसको टोटल के अंदर ऐड कर देंगे। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर, एंड इफ और नेक्स्ट काउंटर। ठीक है। और फाइनली हम इसको आउटपुट कर देंगे अपने टोटल को। क्लियर हो गया बेटा सबको बिल्कुल? ओके बेटा, ये क्लियर हो गया। तो फिर आपका सेक्शन स्टेटमेंट भी आपकी क्लियर है और फॉर लूप भी क्लियर है। ठीक है। इसमें थोड़ा डाउट है तो फिर आप मुझे बताना, क्योंकि अगर इसमें डाउट आगे चला गया तो फिर आप आगे फर्दर क्वेश्चन नहीं कर सकोगे। डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, जो जहाँ तक मैं करा चुका हूँ वहाँ तक 100% क्लियर होगा तो आप अगला टॉपिक कर सकते हो। प्रोग्रामिंग का सिर्फ ये है कि जो चीज़ जहाँ तक हो चुकी है वहाँ तक 100% आनी चाहिए। 99% पे भी आगे जाके कहीं ना कहीं मसला हो जाएगा। ठीक है बेटा, आपको पता लगे किधर मैंने इफ स्टेटमेंट लगानी है। ठीक है। किधर मैंने लूप लगाना है, कहाँ मैंने डिक्लेयर करना है, कहाँ पे इनिशियलाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक बेटा। अंडरस्टूड। यहाँ तक बेटा आज करते हैं, कल हम कोशिश करेंगे कि अपनी कंडीशनल लूप भी खत्म कर दें। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एरेज। एक बार एरेज होगी तो समझो कि प्रोग्रामिंग मोस्टली इज डन। ठीक बेटा, कोई क्वेश्चन है तो आप ये आप लोग कर सकते हो। ना क्वेश्चन नहीं है बेटा, कल आपने सेम टाइम पे मुझे ज्वाइन करना होगा, सेम टाइम। जी इब्राहिम तारिक। सर पेपर में भी हमें इसी तरह डिक्लेयर करना होता है, मतलब कि अगर वो कहे नो डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड। फिर नहीं डिक्लेयर करो, रिलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, फिर आपने डिक्लेयर नहीं करना। मोस्टली क्वेश्चंस में नहीं चाहिए होते, भी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना डिक्लेरेशन के अच्छा। सीक्वेंस कैसे चलता ठीक है। है एक्चुअली। ये नहीं करोगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। कम से कम मैं आपको रन करके दिखा रहा था ना। डिक्लेयर नहीं करोगे तो वो रन नहीं होगा, लेकिन वो क्योंकि आपकी थ्योरेटिकली आपने पेन से लिखना होता है तो उसमें इतना मैटर नहीं कर रहा होता। ठीक है। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।